हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अधिकतर फाइनल ईयर के अंदर आता है और यह एक न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट है। जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, कुछ उस तरीके का है। बट इसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो दे रखा है वो है एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। इसके अंदर हमको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि इसी चैप्टर से हमें पता लगेगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका नेचर्स क्या है, टेक्निक्स एंड टूल कौन से, स्कोप क्या है, फंक्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब हमें इसी चैप्टर से पता लगता है। और एग्जाम पर्पज से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनता है वो इसी चैप्टर में से बनता है। इसके बाद जो हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर्स होंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, दो वर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मीनिंग समझने से पहले थोड़ा सा समझिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग जो हम मैनेजर्स के लिए करते हैं। अब हम मैनेजर्स के लिए अकाउंटिंग क्यों करेंगे? हम इसलिए करेंगे ताकि मैनेजर्स जो है वो डिसीजन, कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आए बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका डिसीजन वो बड़े आराम से ले सके। हम जो अकाउंटिंग करके देंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से, वो अच्छे से डिसीजन ले सकें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई ब्रांच नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग करते हैं, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करते हैं, उन सारी अकाउंटिंग में से ही चीज़ें उठाई जाती है, उनमें से ही डेटा उठाया जाता है, उसके बाद उनका एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो मैनेजर्स को प्रोवाइड कर दी जाती है। मैनेजर्स क्या करते हैं, जो भी उनके सामने प्रॉब्लम्स आती है, जो हमने उनको रिपोर्ट्स दी है, उस रिपोर्टिंग के बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं ताकि उनका डिसीजन जो है वो करेक्ट हो किसी भी सिचुएशन के अंदर। और इसके साथ ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर किसी बिजनेस के अंदर की जाती है तो फिर उस बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनाने से उस बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी का मतलब आप समझते हैं ना। फॉर एग्जांपल के लिए, पहले जो है कोई एक धावक है, धावक समझते हो ना, दौड़ने वाला जो है ना, ओलंपिक में उसको रेस लगानी है। अब पहले जो है वो कुछ एक दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं, मुझे नहीं पता, 2 मिनट में जो है तय कर लेता था। एफिशिएंट होने का मतलब हो गया अब वह 2 मिनट से कम टाइम में भी तय कर लेता है, तो वो एफिशिएंट हो गया और ज़्यादा। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं इसको, क्या है इसका मीनिंग जो यहाँ दिया हुआ है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज आल्सो नोन एन अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अभी मैंने बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, जो अकाउंटिंग हम मैनेजर्स के लिए करते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। और ये जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के लिए होती है, ये एक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। एक प्रोसेस है क्या करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब डेटा में होती है, क्वालिटेटिव मतलब कॉन्सेप्ट के रूप में हो गई। ठीक है, और इन इंफॉर्मेशन को कहां से कलेक्ट करना, फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कहां से करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से कर सकते हैं, टैक्स अकाउंटिंग से कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से कर सकते हैं, और भी जो भी अकाउंटिंग होती है वहीं से ये इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है। और उसके बाद क्या करना होता है, सेलेक्टिंग द इंपोर्टेंट ओन्स आउट ऑफ द टोटल। जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसमें से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद उनको एनालाइजिंग देम विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, तो उन टूल्स एंड टेक्निक की हेल्प से वो जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको एनालाइज करना। ओके, देन उसके बाद क्या करना, देन पास ऑन द मैनेजमेंट फॉर द टेकिंग डिसीजन। और फिर उस इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट बना के हमें मैनेजमेंट को दे देना है ताकि मैनेजमेंट जो है उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से उनके सामने जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका वो डिसीजन ले सके उस प्रॉब्लम से निपटने का। ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पार्टीज इंटरेस्टेड इन ऑन इट। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड पार्टीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजर है, वो इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने जो टूल्स एंड टेक्निक की हेल्प से जो डेटा का एनालिसिस किया, उसकी उन डेटा की हेल्प से, उस रिपोर्ट की हेल्प से जो है डिसीजन लिया जाता है। ओके,
आई होप मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस की बहुत सारी आपकी बुक में बहुत सारी दे रखी होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस ली है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ये जो है इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंग्लैंड का, ये बोलता है एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच अनेबल्स अ बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर, ये देखो, एफिशिएंटली। एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, ऐसी कोई भी अकाउंटिंग जो आपने की और उससे क्या हुआ, बिजनेस के अंदर जब आपने उस अकाउंटिंग को अप्लाई किया तो उससे एफिशिएंटली कैन बी रिगार्डेड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब उस अकाउंटिंग की वजह से एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाए तो उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएशन सर्टिफाइड कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स, इन्होंने बोला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग, एप्लीकेशन एक अकाउंटिंग की स्टैटिकल टेक्निक्स टू स्पेसिफाइड पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन डिजाइन टू असिस्ट मैनेजमेंट इन इट्स फंक्शन टू प्रमोटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, डेटा यूज करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस लगाते हैं, है ना, और जो भी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उन सब जो भी डिजाइन बनाते हैं, उन सब से होता क्या है, जो प्रमोट करे मैक्सिमम एफिशिएंसी को, ताकि एफिशिएंसी बढ़े। एंड इन एवरिथिंग फॉर्मुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एजुकेशन, ताकि जो है बिजनेस के अंदर कोऑर्डिनेशन वगैरह का एजुकेशन एकदम अच्छे से हो सके। वो हम आगे डिटेल में स्कोप में और पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर इस चैप्टर के अंदर आता है आपका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो नेचर में देखो, फर्स्ट नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है, इसमें सबसे फर्स्ट आता है सेलेक्टिव नेचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ना वो सेलेक्टिव नेचर होता है। सेलेक्टिव मतलब नेचर मतलब हमें जो भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से कर रहे हैं, टैक्स अकाउंटिंग से कर रहे हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी लेते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो सेलेक्टिव नेचर है ये, ओके। नो नीड्स ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट्स, किसी भी प्रकार के कोई भी रूल्स एंड फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वहां पर जरूर पड़ती है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो इन एनालिसिस करने वाले होते हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर ही रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकते हैं, ओके। प्रोवाइड डेटा, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसमें डेटा प्रोवाइड किया जाता है अच्छा खासा, और उन डेटा के बेसिस पर ही जो है ये रिपोर्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसमें कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है ना, बहुत सारे की तरीके की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट, तो उन सब कॉस्ट को जो है यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है। इंटीग्रेटेड मेथड, इंटीग्रेटेड मेथड मतलब यही हो गया कि इस कोई एक चीज़ को नहीं लिया जाता है, बहुत सारी कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो इंटीग्रेटेड ये मेथड है। रिलेटेड टू फ्यूचर, इसमें क्या किया जाता है, पास्ट में जो डेटा है हमारे पास और प्रेजेंट में जो डेटा है, उन दोनों की हेल्प से फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अनुमान लगाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेटेड टू फ्यूचर। जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये रिलेटेड टू फ्यूचर होता है। नेक्स्ट 7 नंबर है कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाया जाता है, बताया जाता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, मतलब ये करने से ये होगा, ये होगा, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप अच्छे से लेक्चर देखोगे और पढ़ के जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप कुछ नहीं करके जाओगे, ऐसे ही जिस दिन एग्जाम है उस दिन जाके बैठ जाओगे, तो आप पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सप्लीमेंट्री या फेल हो सकते हो। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसके अंदर दिखाया जाता है। यूजफुल टू मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, क्योंकि मैनेजमेंट इसके बेसिस पर ही बहुत सारे डिसीजंस लेता है। और सर्विस फंक्शन, ये एक तरह का सर्विस फंक्शन होता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ये थे इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर इसके अंदर, एक सेकेंड बस, ये रहा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टेक्निक्स और टूल्स, कौन कौन से टेक्निक्स और टूल्स है जो इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर काम आते हैं। मैंने बोला ना, डेटा तो ले लिया, लेकिन उस डेटा का एनालिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, टेक्निक्स और टूल्स चाहिए।
अगर टूल्स टेक्निक्स और टूल्स नहीं होंगे तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे उस डेटा का। तो वो टेक्निक्स और टूल्स कौन कौन से? कॉमन साइज स्टेटमेंट, याद है क्लास 12th के अंदर पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जब हम एनालिसिस करते थे तो कॉमन साइज और कंपेरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते थे। वो दोनों टूल्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ये देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। इनको आगे हम न्यूमेरिकली भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। रेशियो एनालिसिस है ना, ये क्लास 12th के अंदर रेशियो एनालिसिस होता था, आपको पता है ना। बहुत सारे रेशियो होते थे ना, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स रेशियो है ना, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके अंदर बहुत सारे होते थे है ना। तो वो सारे रेशियो एनालिसिस जो है वो ये टूल है किसका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टेक्निक है। ट्रेंड एनालिसिस भी करते थे, जो हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम करते थे ना, उसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव और ट्रेंड एनालिसिस, 3 एनालिसिस होते थे। उसके बाद कैश फ्लो भी हम पढ़ रखे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी एक टूल एंड टेक्निक्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फंड फ्लो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ये बीकॉम में ही पढ़ा जाता है या बीबीए में पढ़ा जाता है। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है ये आपको अभी, ये कैश फ्लो जैसा होता है कुछ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आपने शायद पहले नहीं पढ़ी हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी पढ़ा हो तो क्या पता। बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, जैसे ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ोगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे, बजटरी कंट्रोल 2 होता है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पढ़ेंगे आप, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे आप। तो ये सब, और इसके बाद छोटा सा होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, 10th नंबर। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है जिनकी हेल्प से जो हमने डेटा लिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह से, उन डेटा का हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट बना के मैनेजर्स को देते हैं। ओके, तो ये टूल्स काम आते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हमारा स्कोप। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। तो देखिए स्कोप, देखिए यहाँ पर स्कोप में आपको क्या क्या दिख रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर सबसे फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका स्कोप क्या है, उसका एरिया क्या है, किस किस लेवल तक वो जा सकता है, उसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है। तो वहाँ इसका स्कोप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा ले सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से ले सकता है, फोरकास्टिंग और बजटिंग करता है, ये वहाँ से डेटा हो सकता है। फोरकास्टिंग करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग तैयार होती है, स्टैटिकल टूल्स तैयार होते हैं, जैसे वो टूल ही थे, जैसे रेशियो एनालिसिस एक तरह का टूल ही है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल भी किया जाता है, टैक्स अकाउंटिंग की जाती है, ऑफिस सर्विसेज के बारे में भी इससे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है, और इंटरनल ऑडिट वगैरह जो होती है उससे रिलेटेड भी इसका स्कोप है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड की जाती है। ओके जी, तो ये स्कोप के आप केवल नाम याद कर लेना, बहुत है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई चलो, माना हमने जो है डेटा लिया इन सब से, स्कोप से, उसके बाद जो टूल्स एंड टेक्निक्स है उनसे हमें एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करी। अब रिपोर्ट तैयार करने के बाद में हमने दे दी, तो ये जो रिपोर्ट तैयार करने के बाद में किसको दी? मैनेजर्स को दे दी। अब वो डिसीजन वगैरह लेंगे, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी बिजनेस की। ओके ठीक है, तो इसमें मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट है उसको क्या क्या काम करने पड़ते होंगे, या फिर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर उसके क्या फंक्शंस हैं। हम बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ते थे क्लास 12th के अंदर, याद है आपको, मैनेजमेंट है ना, बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ये होता था ना कि मैनेजर जो है उसके फंक्शंस क्या है, या बिजनेस मैनेजमेंट की फंक्शंस क्या है, दोनों एक ही बात है कि जो मैनेजर है उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला मैनेजर है वो क्या क्या करेगा, तो वो 2 काम करता है। एक तो इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो फंक्शंस हैं वो एक तो है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है डेटा को, अलग अलग फील्ड से डेटा लिया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, वहाँ से डेटा को लिया जाता है और उनको रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब उसको जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जनरल एंट्री जो बनाते हैं वो रिकॉर्डिंग है, तो उसी प्रकार से कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड कराने के बाद उसकी एक्यूरेसी देखी जाती है, वो कितना एक्यूरेट है डेटा। उसके बाद उनका एनालिसिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, और इंटरप्रिटेशन मतलब उस जो हमने रिपोर्ट तैयार करी है उसको पढ़ करके कोई भी समझ सके वो चीज़ जो हम समझाना चाहते हैं, वो इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम कह कुछ और रहे हैं, हमने लिखा कुछ और है, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, तो इसका मतलब वो इंटरप्रिटेशन सही नहीं निकल पाया, वो समझ नहीं पाया।
और उसके बाद उस रिपोर्ट को हम कम्युनिकेट कर देते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं? मैनेजर्स को। ओके, अब हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो हमने रिपोर्ट तैयार करी है, ये मैनेजर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होती है, कहाँ कहाँ हेल्पफुल होती है? तो ये हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। जो भी मैनेजर प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, यानी फ्यूचर से रिलेटेड सोचते हैं कुछ, है ना, अनुमान लगाते हैं, तो वहाँ पर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट है काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी के अंदर ये काम आती है। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। एक तो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आगे इंसान, व्यक्ति, ओके, और उनका रिक्रूटमेंट करना है, उनको निकालना है, उनको जॉब देनी है, उनका सिलेक्शन करना है, उनके वो सारे में काम आते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है। और फिजिकल रिसोर्सेज में हो गया आपका मैन, मशीनरी हो गया, मटेरियल हो गया, मेथड हो गया, इन सब में भी ये काफ़ी काम आते हैं। तो हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, चाहे मैन टू मैन यानी कि जो मैनेजरियल पर्सन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना हो, या ह्यूमन रिसोर्सेज का फिजिकल रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना हो, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, चाहे कंट्रोल करना हो, किसी भी सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सिचुएशन जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो कंट्रोल भी, जैसे क्लासरूम होता है ना, उसमें बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन बीच बीच में डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करता है टीचर, तो ऐसे कैसे यहाँ पर भी बिजनेस के अंदर कंट्रोलिंग काम करता है। जो कंट्रोलिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो उसमें भी, उस कंट्रोल करने में भी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफ़ी हेल्प करता है। हेल्पफुल इन मोटिवेशन, मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है। और हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे डिसीजन जो है इन मैनेजर जो है इन्हीं मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने जो रिपोर्ट तैयार करी उसी बेसिस पर लेता है। तो ये हो गए आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी बिल्कुल, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बचा है, टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 1 का, वो है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत तारीफ कर ली आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कुछ तो कमियां होगी, कुछ तो लिमिटेशंस होगी। हाँ जी, वो कौन कौन सी है? तो इसके अंदर फर्स्ट आती है आपकी लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न। देखो, जो ये रिपोर्ट तैयार करता है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसको सारी फील्ड का नॉलेज हो, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, मैंने आपको बताया अभी। तो क्या उसको हर सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होगा, ऐसा ज़रूरी है? नो। अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है, उसको नॉलेज है अच्छा सा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो हर सब्जेक्ट का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है, फिर वो रिपोर्ट अच्छी नहीं बनेगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कई बार हो सकता है कि वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाए, इतना बड़ा स्कोप है, सबके बीच में कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो रिपोर्ट सही नहीं बन सकती। वाइड स्कोप, मैं वही कह रहा हूँ, वाइड स्कोप होने की वजह से ही, है ना, स्कोप बताया था मैंने, कितना बड़ा स्कोप है, कितनी सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है, इतना बड़ा स्कोप होने की वजह से ही लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इवोल्यूशन स्टेज का मतलब हो गया कि भाई कुछ नयापन लेके आ गए, इवोल्यूशन कर लिया, कुछ रिजोल्यूशन कर लिया कुछ, है ना, तो अब उस इवोल्यूशन स्टेज के अंदर कुछ नयापन आ गया, अब वो नयापन एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, ये भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर के बाद में 5th, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर ही बेस्ड होती है। जैसे जैसे हम आगे करेंगे आप समझेंगे। एक्सपेंसिव, इसके लिए अलग से एक टीम बनानी पड़ती है, अलग से एनालिसिस का पूरा खर्चा आता है, तो ये एक्सपेंसिव है, ये जो है मितव्ययी नहीं है, बोल सकते हैं ना, कम खर्चीली नहीं है, अधिक खर्चीली है, खर्चा अधिक आता है इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करने के अंदर, क्योंकि एक अलग से ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टीम बना के हमको बिठानी होती है जिनका काम ये करना होता है। ओके, तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दूसरा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ में जिनके मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, जिनके एग्ज़ाम है अभी नज़दीक, ताकि उनको भी हेल्प मिले और हमको भी सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।